तो वो क्या लर्निंग्स थी, क्या टेक अवेज थे कि अगर रोडी का विनर बनना है तो ये क्वालिटी तो मस्ट होनी ही चाहिए मेरे में? एक प्रोसेस है। जिन लोगों की फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े सोशल मीडिया स्टार नहीं है, उनके लिए एक ज़रिया है। जो रोडीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको क्या एक सजेशन देना चाहोगी? बी रियल। और मैं सुबह 3 से 5 बजे तक ज़्यादा क्रिएटिव होता हूँ। सारा मैजिकल वाली चीज़ उस टाइम पे होती है। हाई रोडीज़ के टाइम पे मेरा करियर कम्प्लीटली शैटर्ड था। एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया था मेजर, वो छत से गिर गया था और उसकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे। एवरीबडी वॉज शैटर्ड कि क्या करें क्या ना करें। मैंने बोला कि सच बताओ ना, मैं इतना प्रैक्टिकल हो गया हूँ, मैं कभी कभी फ़ोन भी नहीं कर पाता हूँ। जब मैं देखता हूँ ना कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मैं किसी को फैन नहीं बोलता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ऐसे घर से निकल कर आया हूँ जहाँ पे हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। मेरे पापा साइकिल चलाते थे। बट ये दिल्ली से बॉम्बे का जो सफर रहा है, अभी भी दिल्ली की यादें इतनी अच्छी खाने की और घूमने की, या खाने मुंबई के अच्छा मामले है? में दिल्ली का कुछ भी नहीं है यार। दिल्ली दिल्ली है भाई, मतलब। और ये कई ऐसे लोग हैं छोटे शहरों में जिनको शायद वो नहीं दिखता जो अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ मेहनत भी है, उनको ना एक डिप्रेशन जल्दी आ जाता है। एक दिन आपकी खुद की बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हो? किस बात का डिप्रेशन? तो अभी हम जहाँ लव हार्ट ब्रेक की बात कर रहे थे, तो ज़रा मैं पर्सनल साइड में आ जाता हूँ। आपका अभी कुछ टाइम पहले आकृति के साथ जो इंसिडेंट्स हुए काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन थे। अभी पर्सनल आप लोगों का बॉन्ड कैसा है? Hi guys, my name is Sachin Sharma. You are watching Tele Suffer. Let's suffer together. सचिन, थैंक यू सो मच आज हमसे मिलने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। टेली सफ़र में आपका स्वागत है। Thank you so much, brother. Thank you. Means a lot. प्रिविलेज मेरा है पूरा एक्चुअली। बट इससे पहले मैं आपकी अभी करंट लाइफ की बात करूँ, आप जो इतना एक्सेप्शनल काम कर रहे हो उसकी बात करूँ, थोड़ा टाइम को हम घुमा देते हैं और थोड़ा Okay. पास्ट में चले जाते हैं। जो फैंस नहीं जानते हैं कि आपने इतना कमाल एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी किया है, आपने डांस शोज में पार्टिसिपेट किया है, पहले हम उसकी बात करते हैं। मुझे बताइए उस समय की लाइफ कैसी थी, बिकॉज वहाँ से आपने जो शुरुआत करी विदाउट एनी बैकग्राउंड इस तरीके का, कैसा रहा वो सफ़र? आई थिंक वेरी टफ। बहुत बहुत मुश्किलें हुई लाइफ में। और मुझे नहीं पता था यार मैं डांस फील्ड में आ जाऊंगा। और मेरी फैमिली से कोई था नहीं। सब कोई कुश्ती कर रहा होता था, कोई अखाड़े में लड़ रहा होता था। मैं इकलौता ऐसा बंदा हूँ जिसको एंटरटेनमेंट फील्ड में पैर रखना था। तो जब मैं 6th क्लास में था, पता नहीं मेरे मन में ऐसे चलते रहता था यार, मुझे कुछ मुंबई जाकर करना है, मुंबई मुंबई देखना है मुझे। मेरा मन है मुंबई में जाके मैं कुछ करूँगा। और पता नहीं मेरी औकात नहीं है, मतलब मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। उस टाइम की मैं बात करूँ, और मेरे अंदर ना वो आंखों में रहता था कि मुझे जाना है मुंबई। 6th क्लास से बोलते ना मैनिफेस्ट, ये वर्ड हमको अब पता चले हैं, बट मैनिफेस्ट हम पहले भी करते थे जब वहाँ रहते थे, राइट। तो पहला शो हुआ लिटिल मास्टर। मैंने ऑडिशन दिया, पहला शो। और मम्मी बड़ी खुश हुई, टीवी पे देखा पहली बार। पर उस शो में मैं जब पहली बार मुंबई आया और जब मेरा सपना टूट गया कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ मेगा ऑडिशन के लिए, आपको पता है मेरे साथ क्या ट्रिप हुई थी? मैं हंस रहा हूँ और रो रहा हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत एक्साइटेड भी था कि भाई मैं मुंबई आ गया, आई एम हैप्पी, ऑल ऑफ दैट। बट सडनली शो से बाहर भी हो गया, तो एक वो भी ट्रिप चल रही है साथ में कि मैं मुंबई भी पहुंच गया और जा भी रहा हूँ वापस। तो बोलते हैं ना कि एक वो छोटे छोटे टाइम पे स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते करते हम लोग पहुँचे। देन इतने सारे शोज़ हो गए, बूगी बूगी हो गया, उसमें मैं फाइनलिस्ट था। देन इंडियाज़ गॉट टैलेंट हैपन। हम लोग, बहुत सारे लोगों को पता नहीं ये बात, हमारा एक क्रू था गुड लक बॉयज़, हम लोगों ने हरियाणा से रिप्रेजेंट किया था पहली बार। एंड वी वर गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप में। हरियाणा से पहली बार आए थे हम लोग। और पता है एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया था मेजर, जब हम लोग ये जीतने वाले थे तो मेरा एक भतीजा था 2 साल का, वो छत से गिर गया था और उसकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे। एवरीबडी वॉज शैटर्ड कि क्या करें क्या ना करें। मैंने बोला कि देखो ये ड्रीम नहीं है, ये गोल है। चीज़ें लाइफ में ऊपर नीचे होती हैं, बट स्टेज से प्यार है, डांस से प्यार है, तो जाके नाचो और जीतो। उसके तो आई बाद मोटिवेटेड देम कि भाई तुम करो जाके मेहनत। एंड इतने सारे शोज़ हो गए, एक टाइम पे क्रू सेपरेट हो गया, फिर मैं अकेला मुंबई वापस शिफ्ट हुआ, एक नई कहानी शुरू हुई। मैं घाटकोपर में रहता था पहले। अच्छा, मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है श्रीकांत दहीरे, उनके डांस स्टूडियो पे सोता था मैं। और मेरी लाइफ का ना गोल एक ही था कि मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है। क्योंकि जिस तरीके से मेरी फैमिली ने मेरे लिए किया है सारी चीज़ें, सेक्रीफाइस जो की है मेरी मम्मी पापा ने, सब लोगों ने, आई थिंक आई वॉन्ट टू पे देम बैक। आई एम टचवुड 7-8 साल हो गए हैं, 10 साल से मैं मुंबई में हूँ। और 3-4 साल तक तो मेरा खुद का इतना स्ट्रगल चल रहा था कि खुद के खर्चे नहीं निकलते थे। बट पिछले 6 साल से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरी फैमिली नहीं खरीद सकती या नहीं पहन सकती। ये सब चेंज हो गया है इन सब साल में। बट टॉकिंग अबाउट
वो सचिन जो 12 साल का था, जो 12 साल बोलता था साल को, वो बहुत बदल गया है। वो बहुत बदल गया है, लेकिन कभी कभी समय की डिमांड भी होती है कि थोड़ा बदलाव ज़रूरी होता है। बट उस समय पे एज अ चाइल्ड रिजेक्शंस डील करना, उसके लिए आप अकेले हैंडल करते थे या कोई आपका सर्कल था जो आपको थोड़ा पुश करता था? आई थिंक द वन एंड ओनली जतिन भाई, ही इज़ माई गुरु, डांस टीचर। मैं आई थिंक मुझे लगता है कि मैं उनको ना हमेशा बहुत अप्रिशिएट करता हूँ हर एक चीज़ के लिए। कई बार ऐसा होता है आपके पेरेंट्स होते हैं, कई बार ऐसे होता है कि दोस्त के रूप में, टीचर के रूप में कुछ लोग आपके पेरेंट्स होते हैं। राइट। सो ही इज़ वन ऑफ देम, जिन्होंने मुझे पहली बार लिटिल मास्टर के लिए भेजा, जो मुझे बूगी बूगी के जितने भी सारे शोज हो रहे थे ना ब्रदर, ही वॉज ट्रेवलिंग विद मी थ्रू आउट। बोलते हैं ना कि एक, मैं अगर किसी को आगे पहुंचाना चाहता हूँ ना, तो मेरा कुछ उसके पीछे एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। ही वॉज डूइंग इट विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, एंड उन्होंने जो मेरे लिए किया है, और मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ और ठोक कर बोलता हूँ कि जतिन भाई नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। ये तो आपकी भी मॉडेस्टी, बिकॉज आपका भी टैलेंट है। ट्रस्ट मी, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम द वे आई यूज टू रिस्पेक्ट हिम, जब मैं 12 साल का था। राइट। तो मेरा वैसा है कि मतलब अपने जो टीचर्स हैं, जो मेरे गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे आज वो भी दोस्त यार हैं जिनको ये साथ में 7-8 साल तक करते आए, और वो लोग अब भी साथ हैं, और वो लोग अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। आई एम हैप्पी फॉर दैम। ये होता है ना कि आप अकेले अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपने समाज, अपनी कम्युनिटी को भी वहाँ से आके यहाँ पे कर रहे हो। भाई मुझे एक बात बताओ आप, हाँ जी। हम पता है ग्रो करना चाहते हैं ना लाइफ में, तो साथ में लेके चलना पड़ता है सबको। अगर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि आपको साथ में लेके सबको चल सकते हो, तो वो थोड़ा ना नुकसान वाली चीज़ है। आई थिंक एक वो होना चाहिए कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, आपके जो 4 यार बैठे हैं ना पीछे, वो लोग भी सेम जगह से वहाँ पहुँचने चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हो। करेक्ट। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ, या जब मैं अपने क्रिएटिव स्पेस में था, तब मैं सोचता हूँ कि यार मैं किसके लिए क्या कर सकता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए किया है। एक छोटा सा इंसिडेंट है, आई वुड लव टू शेयर। प्लीज़। मेरा एक दोस्त है हिमांशु, हु शॉट ऑल माई वीडियोज़। ठीक है, सारे मेरा जो काम करता है, एंड जितने भी लोग मेहनत देखते हैं पीछे की, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं बना रहा हूँ, उसके पीछे का वो बंदा है। ठीक है, वो वेडिंग शूट्स करता था पहले। ठीक है, नाउ ही इज़ डूइंग म्यूजिक वीडियोज़, नाउ ही इज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग वैसी है। कैन यू अंडरस्टैंड? तो मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग आए, सीखें, करें, और हर एक इंसान को अपने दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए ज़रूर करना चाहिए। यू नो, ये आप जब कह रहे हो ना, मुझे भी लग रहा है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी सक्सेस से बहुत पहले आपके साथ जुड़े रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पहुंचे, वो सब वेल विशर्स रहते हैं। और आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, वीनू भाई, जतिन भाई, माय क्रू मेंबर्स, हैप्पी, रोहित, मतलब आई एम, एंड देयर इज़ वन मोर पर्सन जो बहुत टाइम से साथ में है, परिधि। सो मुझे ऐसे लगता है कि दोस्ती रहनी चाहिए। दोस्ती रहनी चाहिए। करेक्ट। बस। आज के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा जैसे तो बोलते हैं ना, जरूरी रॉक दोस्ती स्टार में बोला था रणबीर कपूर ने, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, वैसे ही मैं बोलूँगा कि भाई दोस्ती नहीं है। टूटनी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। फिर आपने एक अच्छे गैप के बाद रोडीज़ में आए, और रोडीज़ में भी आपने कमाल कर दिया। तो वो क्या एक्सपेक्टेशन थी रोडीज़ में जा रहे हैं, और वर्सेस रियलिटी जो आपने वहाँ पे पूरा किया? भाई रोडीज़ के टाइम पे मेरा करियर कम्प्लीटली शैटर्ड था। आई टेल यू समथिंग, आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सब काम होते हुए भी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मतलब वो जो बोलते हैं ना, स्टैग्नेंट ग्रोथ की चलती जा रही है, बट भाई टॉप पे कब पहुँचेंगे। तो जब रोडीज़ के ऑडिशन के बारे में सुना, उसी दिन 48 एपिसोड्स मैंने देख लिए थे रोडीज़ के, कि मुझे जीतना है शो। वाओ। जिस दिन मैंने सोचा, माइंड सेट हुआ, रात रात में 48 एपिसोड कुछ देख लिए थे, और आधे आधे बीच बीच में देखा था कि कौन सा गेम कैसे हो रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं टास्क। तो वो एक्साइटमेंट बिल्ड हो गया। 3 महीने मैंने रोडीज़ के लिए मेहनत किया। मैं पूरा दिन रात कैलिस्थेनिक्स करता था, जिम करता था, फुटबॉल खेलता था, डांस करता था, और अपनी डाइट फॉलो करता था। दैट्स इट। सब काम धंधा सब छोड़ दिया था रोडीज़ के चक्कर में। रोडीज़ से लोगों ने इतना प्यार दिया। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब हम दुबई में थे, और हमको अप्रोक्सीमेटली 60-70 लोग 10 मिनट के अंदर मिल गए थे कि हम आपका सीजन फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अरबिक पीपल जो लोग मतलब देख रहे हैं सीजन, मतलब यू नो, और इतना अच्छा चल रहा था। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, वंस अ रोडी ऑलवेज अ रोडी, एंड रोडीज इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आई थिंक वो रोडीज़ की जो बाइक होती थी, उसकी अपने आप पे इतनी ब्रांड वैल्यू होती थी, कुछ नहीं होता, हम रोडीज़ की बाइक पे बैठे, हम वो रोडी हैं, ये हमने देखा हुआ है। और जर्नी है माय ब्रदर, इट्स अ जर्नी। बोलते हैं ना कि आपको सर्वाइवल आ गया ना लाइफ में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट। करेक्ट। कि आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में
क्या उखाड़ सकते हो वो आपके हाथ में आना चाहिए। वाह, और रोडीज वो प्लेटफॉर्म रोडीज देता है। पर आपने जो ये 3 महीने पूरा होमवर्क किया, अपने आप को प्रिपेयर किया, तो वो क्या लर्निंग्स थी, क्या टेक अवेज थे कि अगर रोडी का विनर बनना है तो ये क्वालिटी तो मस्ट होनी ही चाहिए मेरे में? आई थिंक कॉन्फिडेंस एंड बिलीव। मुझे लगता है कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना और एक बिलीव होता है कि मैं कर लूँगा, सिचुएशंस में ना कैसी चीज़ें कैसे भी हो जाती हैं। गलती हर एक इंसान से होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ इंसान गलतियों का पुतला है। आज आपसे भी लाइफ में 10 गलतियाँ होती होंगी, बट आप उसकी रिग्रेट को लेके बैठ नहीं सकते लाइफ में। तो मुझे लगता है रोडीज़ के लिए मुझे लगता था कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम सो मेनी पीपल, कॉन्फिडेंस और एक बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर परफॉर्म करूँगा तो वो सामने वाला दिखेगा ही नहीं। ये बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्राउंड पे हो ना तो आप ये सोचो यू आर द बेस्ट, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, ट्रस्ट मी। ये कॉन्फिडेंस और बिलीव रहेगा तो शायद कोई नहीं हरा सकता आपको लाइफ कोई में। नहीं। बट इस पूरे एक्सपीरियंस में कई बार ऐसा भी होता है, आप अपनी कुछ भी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड हो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो शायद आपके फेवर में नहीं हो, लक कह लो या Luck। तो उसमें क्या लर्निंग्स थी, कोई ऐसे मिस्टेक्स या जो लर्निंग्स आपने पूरे एक्सपीरियंस से देखी हो? बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं जल्दी लोगों से इमोशनली अटैच हो जाता हूँ और फिर चीज़ें बहुत एग्जैजरेट हो जाती हैं, फिर मेरा दिल थोड़ा सा टूट जाता है। एंड देन ऐसी डिसअपॉइंटमेंट ना बहुत हुई है लाइफ में मेरे साथ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गया हूँ लाइफ में। आई एम वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन माई लाइफ। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर माफ़ कर देते हो आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी डिसअपॉइंटमेंट के बाद ना ऐसे लगता है कि यार अब तो ठीक है, अब मैं समझ गया। तो रोडीज़ ने ना मुझे वो प्रोसेस में डाला है कि मैं ये सब चीज़ों को ले सकूं अपने ऊपर। कैन यू अंडरस्टैंड कितना डीप जा रहा है अभी कि आप इमोशनली वीक हो, शो ने आपको इमोशनली स्ट्रांग बना स्ट्रॉन्ग दिया बना दी एंड फिजिकली भी स्ट्रांग बना दिया, और सिर्फ शो के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग का वो मेंटली भी स्ट्रांग बना दिया। वाह। मतलब मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस के लिए काम करता हूँ। हारने जीतने के लिए दुनिया करती होगी, मैं दिल जीतने में बिलीव करता हूँ और इन्जॉय करना चाहता हूँ। जो भी काम करूँ उसको दिल से। ऐसे मैंने ना एक बात बोली थी शायद, मैंने बोला था कि अब काम से दिल नहीं लगाना, दिल लगा के काम करना है। कि जब हम काम से दिल लगा लेते हैं ना, जब हमको लगता है कि यार अरे यार ये तो मुझे मिल जाए, यार ये तो मुझे मिल जाए, तो वो मिलती नहीं है आपको कभी भी। राइट। आप काम को ना दिल लगा कर करो और मेहनत से करो, क्योंकि जब आप दिल लगा कर कुछ बनाएंगे तो दिल से देखने वाले लोग समझ जाएंगे वो क्या होएगा ही, वो प्रोसेस है, आप एंजॉय करोगे। आउटकम तो इरेलेवेंट हो गया, लेकिन प्रोसेस आप बड़ा एंजॉय करते है। हो। मतलब मेरे को अभी जब भी हम कुछ कुछ भी शूट करते हैं, कुछ भी चीज़ें सोचते हैं, मैं उसके ना एकदम एक्सट्रीम केस में जाता हूँ कि यार इसका और बेटर क्या हो सकता है, इसका और बेटर क्या हो सकता है। वो बेटर करते करते सबकी वाट लग जाती है और फिर फाइनली हाँ यार ये कर लेते हैं, अभी बहुत हो गया, बहुत एग्जैजरेट हो गया। बट ये क्रिएटिव सोल्स की निशानी होती है, इमोशनली भाई इतना मैं इन्वेस्ट सेटिस्फाई करते नहीं हो हो। पाता ब्रो, माय टीम इज सो फक्ड अप विद मी कि भाई ये क्या भाई यार, अभी तुम बोलोगे नाखून लंबा है तो कैसे काट दूं उसको अभी मैं। ये आप होता है, समझ ये रहे बड़े हो? बड़े एक्टर्स से भी मैंने सुना है कि वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनको लगता है ये बेटर कर सकता हूँ, अरे नहीं मिल गया टेक। एंड रिसेंटली आमिर खान सर का मैंने इंटरव्यू सुना था जहाँ पे उन्होंने एक बात बोली है और मतलब मेरे दिमाग में ऐसा हिट गया ना उस बात ने। आमिर खान सर ने बोला कि मैं परफेक्शन वाली चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं मैजिक पे बिलीव करता हूँ। ट्रस्ट मी, वो मैजिक है ना, वो बहुत बहुत रेयरली होता है आपके काम में। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मैजिक हो जाता है, अरे यार ये तो कुछ अलग बना दिया कुछ है, अलग लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। Correct. तो वो मैजिक होना बहुत ज़रूरी और है। लोगों से पहले आपको फील होता है एक्चुअली, तो वो अंदर से फील होता है, देन ओनली यू फील कि नहीं अब ये दिखाता हूँ और वंस करता वी हूँ। डिसाइड टू डू समथिंग, जब हम सोचते हैं कि यार ये मुझे करना है, ये मुझे बड़ा बनाना है और उसको मैं करूँगा बहुत अच्छे तरीके से, ना टाइम दूंगा इस चीज़ को, राइट। तो उसका ना एक सर्टेन वाइब मिलना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये ऐसा जा रहा है, अभी ये प्रोसेस हो रहा है, ओके ये वीडियो ऐसा दिखने वाला है, उसका लुक और फील ऑलरेडी दिमाग में आ जाता है। आ जाता है, वो विजुअलाइजेशन हो जाती है। पर मैंने सचिन, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो भी रोडी में जाता है वो फिर स्प्लिट्सविला में आ जाता है, वो फिर स्प्लिट्सविला से बिग बॉस में आ जाता है। तो ये कोई रेसिपी है, पैटर्न है कि नहीं बॉस इसी तरीके से नहीं चलना भाई, है? बहुत सारे लोग ऐसे भी डायरेक्टली बिग बॉस में भी आए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है। बट यस, एक प्रोसेस है। जिन लोगों की फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, जो लोग कलर्स के आर्टिस्ट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा बड़े सोशल मीडिया स्टार नहीं है, उनके लिए एक जरिया है कि पहले आप रोडीज करो, देन यू नो आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, फिर स्प्लिट्स की टीम आपको बुला लेती है, फिर आपको और एक्सपोजर मिलता है, क्या पता नेक्स्ट सीजन बिग बॉस कर ले, बिग बॉस तो कर फिर लो। और एक्सपोजर बिग मिलता बॉस पे जाके हाउस होल्ड नेम ही बन जाते हैं, हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, ये इधर है, ये इधर है, तब है। तक एक हाँ, एक गुड फायदा। प्रोसेस है। हाँ। बट अब देखो, मैंने रोडीज किया 11 शो करने के बाद ऑलरेडी, तो मेरे लिए तो एक्सपीरियंस अलग है ना। अलग है। मैं तो एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, बड़े बड़े शोज एज अ कोरियोग्राफर डायरेक्टर कर रहा हूँ, सारी चीजें हो रही हैं इंडिपेंडेंटली, पैसा कमा रहे, सब हो रहा है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है ना सर। मेन तो वही है, पैसे से बड़ा वही इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो है। अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन में करो ना, कि जहाँ पे आपको लगे ये काम करके मुझे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, आउटकम से कोई लेना देना नहीं, खुशी हो रही है। सच में कई बार ऐसे लगता है कि सब लोग सोच रहे होते हैं कि यार
ये तो कर ले रहा है यार, इसका तो अच्छा चल रहा है, इसका भी अच्छा चल रहा है, सब लोग मैनिपुलेट होना शुरू करते हैं। मेरा क्यों नहीं हो रहा है भाई, मतलब मैं क्या ऐसी गलती कर रहा हूँ जो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। ट्रू। तो वो लोगों को थोड़ा इंजॉय करना चाहिए उस प्रोसेस को, अपने आप चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं फिर। आपने अभी जब एक्सपीरियंस बताया अरेबिक पीपल आपसे मिले थे रोडीज़ में, वो तो मतलब प्लान ही नहीं कर सकते हैं अचानक होना। तो लाइफ ऐसे क्या चेंज हुई है ये रियलिटी शोज़ में आपने जब से पार्टिसिपेट किया है, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपको मेमोरेबल बन गए हो कि ये लाइफ मेरी यहाँ पे चेंज हुई, अब यहाँ पे लोग मुझे यहाँ एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे याद रखते हैं, कोई ऐसे मोमेंट्स? अभी रिसेंटली की बात है, मैं मेरे स्कूल गया था, हाँ जी। और मेरे स्कूल में 400-500 कुछ बच्चे पढ़ते हैं। पर जिस दिन मैं गया था उन लोगों ने बोल दिया था कि सचिन आ रहा है। उस दिन 6000 लोग थे स्कूल में। वो जो एब्सेंट होते हैं वो भी आ गए भाई, छुट्टी, सचिन आ रहा है, अरे कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं, आएंगे हम तो। और पता है क्या है ना, कि जैसे मैंने एक चीज़ देखी है, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ें लाइफ में, मैं देखता हूँ कि कौन किस टाइम पे कैसे भाव खा रहा है ना। तो आई सीन लोगों का ना एक चेंज ऑफ बिहेवियर। मैं पता है मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैं फील करता हूँ ऑनेस्टली। मैं सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए बोलता, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, वो तो है ही। और मैं ऐसा फील करता हूँ, जो जनता का आपको प्यार मिलता है ना, वो बोनस की तरह है। उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है ना, इनकम आपकी हो रही है, Correct. आपको जनता का प्यार मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि बोनस कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कभी नहीं मिलता है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप, ये तो सब सलमान खान और शाहरुख खान बन जाते हैं भाई। सभी सुपरस्टार हो जाएंगे। बट पता है कई लोगों को ये बाहर से जो दिखता है ना कि यार क्या चकाचौंध है ये वो, उनको ये नहीं पता कि जब लाइट्स कैमरा एक्शन के पीछे की भी जो हार्डवर्क होती है ना, वो भी कुछ होती है। मैं आपको बता दूं मैं कितने बजे सो रहा हूँ आजकल। हम लोग डेली सुबह 7 बजे सो रहे हैं और वापस 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं। इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जी कि जब आपको कुछ करना है ना लाइफ में बड़ा, तो आपको कुछ करना है ऐसा कि भाई मुझे कुछ करना है, और वो एक जोन बनता है। Zone. जब वो बन जाए ना, उसको छोड़ना नहीं है लास्ट तक, उसको पंच करना है कि भाई मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अच्छा काम करना है। वो माइंड सेट इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि मुझे रात भर नींद नहीं आती है भाई। मैं सुबह 3 से 5 बजे तक ज़्यादा क्रिएटिव होता हूँ। होता है, सम पीपल हैव दिस मतलब लेट नाइट। हाँ, सारा मैजिकल वाली चीज़ें उस टाइम पे होती हैं, पता नहीं क्यों। उस समय बोलते हैं ना वो एनर्जी ऐसी पावरफुल होती है, माइंड का ट्रैफिक कम और रहता है, एक शांति भी रहती है ना, शांति भी मतलब रहती है। Which जहाँ हम, सो रहा है आप जाग रहे हो, कुछ सोच रहे हो। वो कैंसर्स लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई रिलेट विद दैट कि रात के टाइम पे जो शांति में हम वो क्रिएटिव बन सकते हैं, वो पूरे दिन में नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग रात को ही प्लान करते हैं। Correct. फिर एडिट चल रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, तो पता नहीं चल रहा था कि दिन कब जा रहा है, रात कब आ रही है। और जब आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो ना, दिन रात का नहीं पता लगता है। नहीं, तो मैं यहाँ पे आई थिंक ये बहुत आइडियल क्वेश्चन होगा कि अभी आपकी जो जर्नी चल रही है उससे आप कितने सेटिस्फाई हो? क्या ये उसी ट्रैजेक्टरी में जा रही है जहाँ आप विजन कर रहे हो, या अभी भी थोड़े से लूप होल्स हैं जो फिक्स करने हैं? यार मुझे लगता है कि चाहत अगर कभी ख़त्म हो जाए लाइफ में, तो फिर मज़ा नहीं आता है। भूख नहीं ख़त्म होगी, ये भूख जो है ना बहुत ज़्यादा है। और ऐसा है, ये भूख कंसिस्टेंटली लगती रहेगी। क्योंकि खाना खा लेंगे, फिर थोड़े दिन ठंडे बैठेंगे, फिर भूख लगेगी। फिर भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी। सो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई इसलिए हो गया हूँ चीज़ों से क्योंकि मेरी फैमिली खुश है। जी, उससे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक सन को देखो, बड़ा वो खुद होता की है। ग्रीड तो हम पूरी कर लेंगे, पर जो दूसरों की ज़रूरत है उनको भी तो पूरा करना है ना। और एक बेटे के नाते आई थिंक मैं भी वो समझता हूँ कि जब माँ बाप खुश रहते हैं तो अंदर से एक लगता है कि चलो। पहले क्या था, पहले फैमिली का स्ट्रेस था। अब 10 लोग जो साथ में हैं, जो लोग कर रहे हैं चीज़ें मेरे लिए, जिनको मैं वापस कैसे पे बैक कर सकूं, उन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है कभी कभी। एंड देन मुंबई जैसे शहर में रहना, सब चीज़ें इंडिपेंडेंटली करना, बनाना मुकाम, वो इजी प्रोसेस नहीं है। मैं डेली इतने हार्ट ब्रेक डाउन से जाता हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी अरे यार ये रह गया, शिट ये नहीं कर पाया, शिट ये रह गया। बट देन वापस करना पड़ता है, आप कुछ कर नहीं सकते कुछ उसका। नहीं कर सकते। तो इट्स टफ बट इट्स वर्थ इट। ये क्रिएटिव लोगों के साथ बहुत होता है, अगर काम उस तरीके से नहीं हो तो हार्ट ब्रेक होना ही है। तो अभी हम जहाँ लव हार्ट ब्रेक की बात कर रहे थे, तो ज़रा मैं पर्सनल साइड में आ जाता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। Yes. क्योंकि हम जैसे इमोशनल लोग होते हैं तो हर चीज़ हमें लेट गो करने में मुश्किल लगती है। आपका अभी कुछ टाइम पहले आकृति के साथ जो इंसिडेंट्स हुए, काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन थे, लोग अपनी थ्योरीज बना रहे हैं, कोई अजम्पशंस दे रहा है, कोई आपके लाइव फीड पे कुछ कमेंट्स कर रहा है। अभी पर्सनल आप लोगों का बॉन्ड कैसा है, अगर आप बताना चाहो तो? हम लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं कभी किसी भी चीज़ को गलत नोट पे ख़त्म नहीं करता किसी के साथ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक रिश्ता सही हो जाए, मैं ये कोशिश करता हूँ। बट देखो, कई बार ना चीज़ों को आपको लेट डाउन करना पड़ता है टू ग्रो इन लाइफ। राइट। कई बार आपको चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप खुद नहीं देख पाते हो, खुद नहीं देख सकते हो वो सिचुएशंस को। तो मैं उन सिचुएशन को इग्नोर कर देता हूँ कई बार कि ठीक है, जो भी हुआ सही है, अब खुद पे ध्यान देना है।
क्योंकि यार आप मुझे एक बात बताओ भाई, हम लोग 10 साल से यहाँ पर हैं, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें कभी हासिल हो रही हैं, कभी नहीं मिल रही हैं, इतने लोग हमारे पीछे बैकअप बना के बैठे हुए हैं। तो मैं वो सब सेक्रीफाइस देखूं या फिर ये प्यार के चक्कर में फंस जाऊं? राइट। तो मुझे सिर्फ काम दिखता है, मुझे सिर्फ ऊपर जाना है लाइफ में, मेरे को सिर्फ वो दिखता है अभी फिलहाल, मतलब और कुछ नहीं दिखता है। रेस्ट अगर कभी लाइफ में बात होगी इन फ्यूचर, आई डोंट माइंड कि हो जाए चीज़ें सॉर्ट। ये आप बता रहे हो तो मुझे एक बिलीफ आ रहा है, बिकॉज फैंस जो देखते हैं उनको क्या लगता है कि यार ये तो शो में अभी बोल रहा था कि इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट होते हो आप हर एक चीज़ में। एक तो हमारी फील्ड बहुत टफ है, फॉर आर्टिस्ट इट्स नॉट ईजी। लोगों को लगता है कि सिंगर बनना ईजी है, डांसर बनना ईजी है, कोरियोग्राफर बनना ईजी है, आर्ट करना ईजी है। आर्ट ऑनेस्टी से होता है राइट। और उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है। एक अच्छे आर्टिस्ट के पीछे बहुत पैसा लगता है। आर्ट तो आप कर लोगे, आपको सही गाइडेंस कौन दे रहा है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, किस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, 100 चीज़ें खड़ी रहती हैं। तो आर्टिस्ट की जो ज़िंदगी है ना, वो ईजी ज़िंदगी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। नहीं है। हम सब लोगों को लगता है कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पता, जब आप उतरते हो ना फील्ड में, तब आपको समझ में आता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। करेक्ट। और जो हम देखते हैं वो ज़रूरी नहीं सच है, सबसे बड़ी हाँ। चीज़, क्योंकि हमको वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो हम देख रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक बड़ा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे 10 लोग डांस कर रहे हैं। सर उसको शूट को करते करते 3-4 दिन लग जाते हैं कई उनको, बार पसीना बह रहा है, पूरी टीम 250 लोगों की यूनिट काम कर रही है। और हम ये सब प्रोडक्शन हम खुद भी करते हैं, तो हमको भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है सारा। आई यूज टू असिस्ट बॉस को सर हाँ जी। 3 years बैक, 3-4 years बैक। तो मैंने वो फिल्म्स के सॉन्ग्स पे देखा है, बैक स्टेज पे कैसे काम होता है, हम लोगों ने खुद ने किया है वो सब काम। तो बहुत मेहनत लगती है सर, आर्टिस्ट की ज़िंदगी बहुत टफ है, इट्स नॉट ईजी। ऐसे टाइम पे आई थिंक सोशल मीडिया का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज लोग उससे भी काफ़ी बहुत इजीली जज कर देते हैं। जैसे अभी मुझे किसी ने उस दिन कमेंट में लिखा कि जो सोशल मीडिया पे आपके जो पिक्चर्स थे पहले, हमने आकृति के साथ पहले देखे थे काफ़ी, तो होता है ना अभी आपकी लाइफ में जो नए चेंजेस आ रहे हैं, कोई बोलता है शायद स्वास्तिका के साथ आपका एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो हम वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम अभी भी आकृति देख रहे हैं और आप कह रहे हैं हम बात नहीं कर रहे हैं, तो लोग उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ विदाउट एक्सपेक्टेशन होती है ना, विद आकृति इट वॉज वेरी गुड। जब चीज़ें शुरू हुई, जैसे भी हम लोग मिले, शो पे मिले, द टाइम वॉज रियली गुड, बहुत अच्छा टाइम था। आई रिस्पेक्ट दैट। पूरा सीजन देख लेना, मैंने कभी भी उसको डिसरिस्पेक्टफुल बोला हो तो माई वर्ड्स, ठीक है, मैंने नहीं बोला उसको कभी डिसरिस्पेक्टफुल। इनफैक्ट लोग देख लेंगे मैंने उसके लिए क्या किया है शो पे, पीपल विल सी इट। मैं वही वाली बात है कि मेरे से होता नहीं, कोर्ट रूम भी चल रहा था उस दिन भी, मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता था, लोग इतने अगली हो गए, इतनी बातें बोल गए, बट मेरा मन फिर भी नहीं किया बोलने का। मैं छोड़, आई थिंक माई फैमिली इज़ गोइंग टू वॉच दिस शो, तो मुझे नहीं फंसना चाहिए इस चीज़ में, मुझे नहीं इतना अगली जाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें फिर बहुत बाहर आ जाएंगी। फिर सब जगह से वो होता है ना फायरिंग वगैरह, कोई ना कोई तो फिर ब्लेम घायल हो गेम। गई। हाँ। तो वो मेरे को चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, इसलिए मुझे नहीं करना है भाई। मेरे लिए शो उतना बड़ा नहीं है जितने मेरे मोरल वैल्यूज़, मेरे एथिक्स बड़े हैं। करेक्ट। इनफैक्ट जब आप ये कह रहे हो ना, काफ़ी लोग आपके फेवर में भी थे कि यार ये तो वो लड़का है जो कह रहा था मैं तेरे लिए हमेशा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, मैंने और उस बोला शो है तक की यार, बात नहीं है। यार मैं वही है कि मैं पास्ट पे नहीं जाना चाहता। हर एक इंसान से गलती होती है, अगर आपसे गलती हो जाती है, सामने वाला बैठ जाएगा, बात कर लोगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप चीज़ें ब्रेक करके थोड़ा ना उस बंदे को छोड़ के निकल जाओगे, बिल्कुल। सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल। इफ़ यू डू दैट, तो फिर व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू। काम भी तो करना है ना। काम भी करना है, और ये ब्रिज दोनों तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से नहीं। आई थिंक ये भी। इससे पहले हम दूसरे सेगमेंट पे मूव करें, आने वाले रोडीज सीजन के लिए आप कंटेस्टेंट्स को या जो पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं, जो रोडीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको क्या एक सजेशन देना चाहोगे कि ये तो मस्ट है, ये कर लेना? बी रियल, बी रियल, और अपना खुद का ओपिनियन होना चाहिए हर एक चीज़ के पीछे। आपकी इंस्पिरेशन चाहे कोई भी हो, तुमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। आपके सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, सही गलत विलन हीरो कुछ नहीं होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आपको लगता है कि मैं ये विलन लग रहा हूँ इसमें, कोई बात नहीं, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कीप इट, मैं विलन ही ठीक हूँ। क्या बात हो गई, मेरा कैरेक्टर विलन वाला, बट दिल तो हीरो वाला ही है ना। वाह, सही बात है। और कई लोग क्या बोलते हैं फर्क पड़ता है उन सब ना चीज़ों कि हम से? छोटे शहरों से आते हैं तो हमको थोड़ा सा साइडलाइन किया जाता है, मेट्रो होता शहर। है, होता है। देखो मैं बताता हूँ कि जहाँ पे आप दब गए ना इन शो में, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, चाहे कोई भी बोल रहा हो शो पे, आप अपनी बात रखो। टास्क, यस, फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है रोडीज के लिए,
मेंटली भी स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकली आप स्ट्रांग हो सकते हो, बहुत लोग जिम कर रहे हैं, बहुत लोग बॉडी बना रहे हैं, बट टास्क जो होते हैं ना वो माइंड बेस्ड होते हैं। True. सेल्फ अवेयर होना पड़ता है कि कब चीज़ कैसे किस तरीके से करनी है। वो फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं आता है कि आप सिर्फ उठा के फेंक दोगे तो टास्क नहीं होगा, किसी में कैलकुलेशन भी होंगी, इसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो एज अ पर्सनल और आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ये आपका ऑरा होना चाहिए शो पे। आपने ना नहीं मुझे तो बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं। चले चाबी दे दी है बिल्कुल। ये पर्सनैलिटी वाली बात है ना, आई थिंक ये पूरा टेक अवे कि बाकी सब ठीक है एंड लेकिन बी रियल, दैट्स इट। आपको रियल रहना है बस। बी रियल। तो ये मैसेज सारे फैंस के लिए जो आने वाले हैं, जाओ सब लोग रोडीज सब जाओ, बी रियल। एंड ग्रो। सचिन, आजकल ना लव की भी बहुत डेफिनेशंस होती हैं, कोई जेनजी वाले हैं, कोई मिलेनियल्स वाले हैं। सबसे पहले आप बताइए, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं दोनों में से? दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता मैं, दोनों में नहीं क्योंकि करते? मुझे लगता है मेरे लिए प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो बड़े प्रैक्टिकल वाले हैं यार, ऐसा मत बोलो यार। देयर आर लॉट ऑफ फैंस एंड हु लव्स यू, ऐसा नहीं है। Yes, yes. मैं क्या बोलूँ, ये प्यार मोहब्बत के पीछे लुट चुका हूँ मैं। जिम्मेदारी है, हाँ। जिम्मेदारियां ले लेती है सब। मतलब भाई मुझे ऐसा लगता है अब ब्याह करूँगा मैं सीधा। अब बस हो गया, मतलब डेटिंग वेटिंग वाला। अब थोड़ा ओल्ड स्कूल बनना पड़ेगा, जेंजी बहुत बन लिए हम। नहीं, बट ये आपका जो थॉट प्रोसेस था लव को लेके, हाँ। ये शुरू से ही मतलब वो मिलेनियल वाला था कि नहीं, एक हो जिनको बोलते हैं चिट्ठियों का टाइम हुआ करता था, एक के साथ एंड अप करें, या आज मैंने जिंदगी में चिट्ठियाँ तो लिखी नहीं है, पर जिससे एक बार प्यार किया है, मतलब फिर मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं फुल्ली इन्वेस्टेड हो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ लेफ्ट राइट क्या, सेंटर ब्लर हो जाता हूँ एकदम। इसीलिए बस थोड़ी, और क्या होता है ना, जब आप बहुत यंग होते हो ना, उस एज में एक फायर, एक मूड रहता है, एक वाइब रहता है, आपको लगता है अरे यार मेरी वाली तो अलग है। सबको लगता है मेरी वाली तो अलग है, सही है। माही भाई ने भी बोल दिया कि सबको लगता है मेरी वाली अलग है, तो मुझे वही लगता है कि जिसको लग रहा है ना उसकी वाली अलग है, हाँ। उसकी वाली बहुत अलग है। नहीं नहीं, ये बढ़िया है। बट ऐसा ऐसा जब आपने कभी कोई ऐसी होता है ना कि किसी को ग्रीन फ्लैग्स दिखते हैं, या जैसे होता है ना कि पहली बार में पता चल जाता है ग्रीन अच्छा ये फ्लैग और लड़की रेड है। फ्लैग, अरे ये तो हमारा सेंटर टॉपिक है, आज आप शुरू करो ग्रीन रेड फ्लैग पे। तो चलिए आप ही बता दीजिए, आपके हिसाब से लड़कियों के 3 ग्रीन फ्लैग्स या 3 रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? या ग्रीन फ्लैग लॉयल्टी, ठीक है, और कंपैटिबिलिटी। मुझे लगता है कि जब इंसान आपको समझने लगता है ना, Yes. और मतलब आप समझ लो सटीक कि आपके रिएक्शन जो लड़की पढ़ लेते हैं ना, वो कि हाँ मुझे पता है इसको अभी बुरा लग रहा है इन सब चीज़ों को, वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी साइलेंस भी समझ जाते हैं है। और actually. मेरे लिए तो थोड़ा ये जो आपने वर्ड बोला ना जेंजी से पहले, वो सिम्टम्स जिसमें वो सब चीज़ें हों। हाँ. और रेड फ्लैग देखो, जो आपकी जो बंदी आपके दोस्त से बात कर रही है एकदम इंटरेस्ट लेकर, ठीक है, Good एक तो वो मतलब एक होता है इंटरेस्ट दिख जाता है, वो ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन में दिख जाता है, हाँ. ठीक है। दूसरा मेजर मुझे लगता है कि डबल डेटिंग इज लाइक, वो बहुत बड़ा करता है लोगों का, बहुत बड़ा करता है इन सब चीज़ों पे। Non-negotiable. मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लॉन्डो के मैसेज आते हैं, भाई जैसे आप जो मैंने भी देखा है वैसा हुआ है हमारे साथ। कंधा Relativity। दे दो। बट ये आप जब कह रहे हो कि आजकल ना एक्चुअली लोग कमिट करने से पहले बहुत सोचते हैं। आजकल हाँ। ये सिचुएशनशिप्स बोलते हैं ना कि ये ब्रेड अरे क्रम्बलिंग वाला सिचुएशनशिप, यस, टाइम, नया ही टर्म कॉइन हुआ है कि आजकल ऐसे ही चल मैं भी रहा रहा हूँ उसमें। है। ये कहाँ से आ रहा है, मतलब क्यों लोग इतना डर रहे हैं कमिट करने से? भाई ये मुझे बताओ। लग रहा है कि हमारे इंडिया में ना अब एलए कल्चर चल रहा है फुल पावर, कि डेटिंग 16 एट द एज ऑफ 16 लोग डेट कर रहे हैं। अरे भाई तो किताब पढ़ पास हो जा, डिग्री ले आ देख ले पहले। भाई, कार्टून नेटवर्क देख ले कुछ दिन, डेटिंग वेटिंग तो बाद में भी हो जाएगी। तो वो चल रहा है अभी। पता है क्या हो गया, 16 साल की उम्र में लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे वो 32 साल के हों। अब समझ रहे हो लोग, बट इसमें ना कहीं पे हाथ है टेक्नोलॉजी का, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हाथ में फ़ोन आ गए हैं सबका, सब स्नैपचैट चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो बहुत कल्चरली हम लोग वैसे ग्रो कर रहे हैं अभी। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं इसके पीछे। पहले हम क्या करते थे, टायर चलाते थे, पहले हम क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। अभी चीज़ें बदल गई लोगों के लिए, अब वो लोग लोगों के दिलों के साथ खेल रहे हैं। तो बस लोगों को लगता है कि हम शातिर मूव ले लेंगे, हम बच जाएंगे, हम टेक्स्ट डिलीट कर देंगे, सब कर देंगे, वो सब कर देंगे, बट नहीं है वो, मज़ा नहीं है। और इसमें पता है सबसे ज़्यादा किसने लगाई है? डेटिंग एप्स ने। आप कभी डेटिंग ऐप पे रहे हो? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कभी नहीं? आई हैव नेवर, कोई ऐसा वियर्ड एनकाउंटर नहीं? नेवर डन। जो भी आपका मतलब कमिटमेंट हुआ है वो आमने सामने इन पर्सन, या जैसे भी आप काम के थ्रू या वर्क के थ्रू ऐसा ही हुआ है? मेजरली यस। मेजरली। बट ये सोशल डेटिंग ऐप कभी ज़रूरत नहीं पड़ी वैसे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत हैं। चाहने वालों की कमी नहीं है, वो इंस्टाग्राम से स्टॉक कर सकते हैं, फेसबुक से स्टॉक कर But सकते हैं खैर, एक्चुअली। तो चलिए आप बहुत लोगों का प्यार है,
आशीर्वाद है, अच्छा है। नहीं, ये प्यार बढ़ता रहे, क्योंकि कई लोग ना ऐसे भी ये होते ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, पता है। हैं, ओवरडोज नहीं होना चाहिए। बट कभी ऐसा मौका मिले, जैसे इंस्टाग्राम पे भी क्या होता है, आप किसी को जानने से पहले उनके पिक्चर्स देखते हैं, तो आप वो बायो या पिक्चर्स देख के सामने वाले को पढ़ सकते हैं? भाई आई थिंक आई एम लास्ट वन टू जज पीपल। मैं जज ही नहीं कर पाता किसी को। नहीं? मैं ऑब्जर्व अच्छा कर लेता हूँ, मुझे पता है कि हाँ ये हाँ, बट मैं जज नहीं करता उस इंसान Judge को नहीं लास्ट तक, क्योंकि मेरे में नहीं है वो। मैं चाहता हूँ लोग मुझे भी जज ना करें, ना मैं लोगों को जज करूँ, सिंपल। यू बी यू, मैं अपने आप में, तू अपने आप में मिक्स मत कर यहाँ पे। ये बात तो है। और पता है, अभी एक जैसे मैंने उस दिन खबर पढ़ी थी, कई बार बोलते हैं कि अब शादी के बाद ना लड़कों को भी घर छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल फेमिनिज्म का बहुत डिस्कशन होता है, अरे, इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल तो लड़के चाहिए। क्यों नहीं छोड़ें? तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? लड़कों को घर छोड़ देना चाहिए, आई थिंक सही है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब आप इंडिपेंडेंटली शुरू करते हो ना, मतलब कुछ करना खुद से, जैसे जब हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए, जब हमारे मुंह पे तमाचा मारा इंडिपेंडेंसी ने कि भाई पैसा कम खर्चा करो, पैसा सेव करो, 15 रुपये ऑटो में नहीं देना है, पैदल चल के जाना है। पैदल। जब हमारे माँ बाप करते थे हमको फनी लगता था कि यार ठीक है, हम लोग कहते अरे छोड़ो यार, अरे मम्मी दो ना 20 रुपये दो ना, अरे यार मम्मी 100 रुपये दो ना। पर अब समझ में आता है वो 1-1 रुपया कितना कीमती होता है जब आप इंडिपेंडेंटली रहना शुरू करते हो, जब आप घर चलाना सीखते हो ना, क्योंकि पिछले 6 साल से तो घर में चला रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो मुझे समझ में आता है कि कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब चीज़ें ध्यान रखने के लिए। अब लगता है अरे मम्मी ठीक है मैं कर लूँगा सॉर्ट आउट, टाइम लगता है, समझ रहे हो ना समझ में आती है। वो छोटी रोटेशन। छोटी चीज़ें जो हाँ, वैसे डिस्कस नहीं होती। बट नहीं, यहाँ पे लोगों का कहना है कि शादी के बाद जैसे लड़कियां घर छोड़ के लड़कों के पास आती हैं, अब लड़के भी घर छोड़े, मूव करो। हम ही क्यों करें बात? आजकल फेमिनिज्म का इतना डिस्कशन है, इक्वालिटी, पे हो गया, पेमेंट दोनों की बराबर होनी चाहिए, तो लाइफस्टाइल। लड़का भी छोड़ के निकल जाएगा, मतलब ऐसा। जो अपना अपना टेक है, तुम भी बच्चों को संभालो, हम ही क्यों संभालें, हम बाहर काम करेंगे। तो आजकल ना ऐसे बड़े डिस्कशन हो गए आपके साथ। लड़कियां हर एक केस में सही होती हैं भाई, हम डिबेट कर ही नहीं सकते। दे आर राइट। दिस इज वेल सेड एक्चुअली, अच्छा कहीं यू आर राइट। बट हाँ भाई वही है, लड़कियां सही है, लड़कियां लक्ष्मी है और वही है जो है। नहीं, ट्रू, ये बात तो एग्जैक्टली ऐसे। जैसे अभी आपने बताया रिलेशंस में आपने जब फैमिली का केयर करते हैं विथ टाइम, आजकल ऐसा होता है कि रिलेशंस या पोस्ट मैरिजेस ना फैमिली के ऊपर फोकस ही खत्म हो जाता है, लाइक फैमिली बैक साइड आ जाती है, अब रिलेशन ही सब कुछ है हमारा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअली। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं और फैमिली पिसती रहती है पीछे पीछे, और वो बहुत अगली हो जाता है। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, इट्स बीन मोर देन 10 years मेरी फैमिली से दूर हूँ, और सच बताओ ना मैं इतना प्रैक्टिकल हो गया हूँ कि मुझे कभी कभी फ़ोन भी नहीं कर पाता हूँ। समझ रहे हो ना कि काम में इतना वो साइड नज़र में जाती है। अभी मैं रिसेंटली मेरे घर जाकर आया, हाँ जी। जब मैं देखता हूँ ना कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तब मुझे ठंडा हो जाता हूँ मैं अंदर से कि शिट, काम ही करते रहेंगे क्या भाई, इनका भी तो ध्यान रखना है। स्पेशली मैं दिल्ली गया अभी, मैं 20 से 25 दिन घर पे रह कर आया, उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया, तब समझ में आता है, जब हम उनके साथ बैठते हैं ना तब समझ में आता है कि इनकी लाइफ में एक अलग मुसीबतें चल रही हैं। ये लोग बहुत ऐसी चीज़ों से जा रहे हैं जो हम डील भी नहीं कर सकते हैं और बोलते भी नहीं हैं। किसको बोलेंगे, हमें तो नहीं बोलते, अपने में भी कोई है नहीं जो सुने एक्चुअली, उनको सिर्फ हमको time इसलिए नहीं चाहिए। बोलते कि हम प्रेशर ना ले लें। राइट। अब यहाँ पे भी रहना है, वहाँ पे भी टाइम देना है, तो मुझे जो गैप है ना इसको ख़त्म करना है बहुत जल्दी बस। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो। बट ये दिल्ली से बॉम्बे का जो सफ़र रहा है, अभी भी दिल्ली की यादें इतनी अच्छी, खाने की और घूमने की, या खाने मुंबई के अच्छा मामले है? में दिल्ली का कुछ भी नहीं है यार, दिल्ली दिल्ली है भाई, मतलब तो अभी मुंबई का प्रॉपर बने नहीं है अभी भी नहीं बोले नहीं, तो। मतलब मेरे जो घर पे खाना वाना बनाते हैं वो तो मतलब वो तो बढ़िया सीन है, बट खाने की अगर बात करें तो दिल्ली तो बेस्ट है। मतलब वहाँ की मोमोज खाओ, स्ट्रीट पे जाओ, एकदम बढ़िया शाही पनीर खाओ, और बेस्ट पार्ट चीप रेट पे खाना मिल जाए। ये तो है, खाना 20-30 रुपये में आप पेट भर सकते हो वहाँ पे, 20-30 रुपये 40 रुपये में आप पेट भर सकते हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको मुंबई ने सिखाई जो दिल्ली में आपने नहीं सीखी? बहुत बहुत डार्क और डीप क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिटी की बात नहीं है, ये बहुत ईयर्स के एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे लगता है कि सपनों के पीछे ना सोना, ये मुंबई ने सिखाया। पहले हम बहुत कंफर्टेबल रहते थे, दिल्ली में मैं आज भी चाहता हूँ ना, आज भी यहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ, जो लौंडे मज़े ले रहे थे ना 7वीं 8वीं क्लास में, वो अभी भी मज़े ले रहे हैं, वो अभी भी गेड़ियाँ मार रहे हैं। पर यहाँ पे समझ में आता है कि यार मज़े तो हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, मतलब वो जी रहे हैं, हम काट रहे हैं यहाँ पे। काट रहे हैं। हाँ बट सही, पर वो जो अंदर से सेटिस्फैक्शन है वो तो पापा मुंबई वो है, में, वो तो है, आप वो है। वो कितना भी कंफर्ट होना देखो अपने शहर सर, का। आप जितना जलोगे उतना ही शाइन करोगे, वैसा है। आपको कूदना तो पड़ेगा, वैसा है।
ये बात है। चलिए सचिन, इसी से अपन एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप काफ़ी लोगों के लिए रोल मॉडल हो, और ये कई ऐसे लोग हैं छोटे शहरों में जिनको शायद वो नहीं दिखता जो अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ मेहनत भी है। उनको ना एक डिप्रेशन जल्दी आ जाता है, इस फील्ड में आए, ज़्यादा काम नहीं मिला, यहाँ किया, डिप्रेशन में चले गए। तो ये डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ने का क्या कारण है? व्हाट डू यू थिंक? भाई अगेन, लोगों का अपने आप को बिजी ना रखना, ओवर थिंकिंग करना, ऐसी चीज़ों के पीछे भागना जो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल नहीं है लोग लाइफ में। और कभी कभी यार बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी होती हैं चीज़ें, हम लोग भी डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, हम लोगों के साथ भी ऐसे 10 चीज़ें चल रही होती हैं कि ये भी करना है, घर भी चलाना है, रेंट भी भरना है, काम भी करना है, ये प्रोजेक्ट हाथ से चला गया, ये नहीं आया, बहुत ऐसी ओवर थिंकिंग होती है। बट सेटल क्या करना है? देखो, एक बात तय है कि तुम इस धरती से कुछ नहीं ले जाओगे, ठीक है? एक दिन आपकी खुद की बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हो? किस बात का डिप्रेशन है? फिर ये दिनचर्या में ना भूल जाते हैं, एक्चुअली बार बार याद दिलाना पड़ता है। वही बोलो ना कि लोग वहाँ नहीं सोच पाते ना उतना प्रैक्टिकल तरीके से कि कोई काम चला गया, कोई बात नहीं यार, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ में, हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो लोग सोच रहे हैं ना, ऐसे लोग बहुत होते हैं जो ना एक टाइम के लूप में फंस जाते हैं। अरे यार मेरी एज तो 25 साल का हो गया हूँ मैं, यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ों में पड़ा हुआ हूँ, ये सारा पूरा डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। आप जब जागो तब सवेरा है। जब जागो तब सवेरा। वो आपने बोला ना, बिलीफ होना चाहिए, हाँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कर सकते हैं। आई थिंक वही पूरा एक समराइज करता है इसको। बहुत बहुत लोग फंस जाते हैं इस चंगुल में कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कुछ और पकड़ लेता हूँ। एक बात तो है, अगर आपने ऑप्शन बी रखा है ना, तो आप ऑप्शन ए में कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन ए ही रखो, ये गोल है, यहीं तक पहुंचना, चाहे कैसे भी पहुंचो, मेहनत करूं, गिड़गिड़ाऊं, फेल हो जाऊं, वापस ट्राई करूं, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो एक दिन का सेलिब्रेशन है। रियल सक्सेस आपका हर दिन ट्राई करना है। मुझे ऐसे लगता है कि सक्सेस की सीढ़ी चढ़ के जाते हैं ना हम लोग अवार्ड लेने के लिए, वो 8 सीढ़ी होती है, 8 साल की मेहनत लगती है उसके पीछे, वो सक्सेस है। ट्राई हर एक दिन करना, फेल होना, ट्राई हर एक दिन करना, प्रोसेस को एंजॉय करना, फिर अवार्ड लेना, फिर मेहनत करना। बहुत, ये खत्म नहीं होगा कभी, नेवर एंडिंग है। आई विश मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी पॉइंटर्स हैं मेरे पास डाइव करने के लिए। बट वन फाइनल मैसेज फैंस के लिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे, और क्या कितना जल्दी आपको देख सकते हैं इसके बाद? व्हाट नेक्स्ट? मैं किसी को फैंस नहीं बोलता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ऐसे घर से निकल कर आया हूँ जहाँ पे हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। मेरे पापा साइकिल चलाते थे, तो मैं उतनी हैसियत नहीं रखता। अभी जिस दिन मैं बन जाऊँगा बड़ा स्टार, लोग प्यार करेंगे, तब भी मैं उनको अपनी फैमिली बोलूँगा। तो मेरी फैमिली को मैसेज ये है कि मैं जो भी कर रहा हूँ लाइफ में बहुत बड़ा कर रहा हूँ, और देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आप लोग मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, और कभी डिस्ट्रैक्ट होते हो, फोकस टूट जाता है, कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। किसी को इतना जल्दी मत जज किया करो, और ना खुद को जज किया करो इतना जल्दी कि तुम नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ इफ़ यू वांट टू। लगे रहो बस, छोड़ना नहीं है। ऑप्शन ए पे ध्यान रखनी है, बी का मूंगफली की रेडी लगाओगे नहीं तो ठीक है। बट आई लव यू गाइज, थैंक यू।